ये वाला पढ़ लिया था पॉइंट ना सारे, ये वाला ऊपर वाला ये कर ली थी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग होगी, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ना? ठीक है। अब नेक्स्ट में जो पॉइंट है ये है मैक्सिमम एंड मिनिमम इन्वेंट्री। अब मैक्सिमम क्या मतलब होता है? जो सबसे ज्यादा, और मिनिमम वाला कम से कम कितनी, ठीक है ना? मैनी इन्वेंट्री सिस्टम विल आल्सो इनकॉर्पोरेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इन्वेंट्री वार्निंग लेवल्स। कि मैक्सिमम अगर हो जाए तो भी वार्निंग है ना। अगर हम हमारे पास मतलब गोडाउन में 10,000 की स्पेस है, हमारे पास इन्वेंट्री आ गई है 20,000, इसका मीनिंग क्या है? क्यों 20,000 हो सकती है? सेल्स कम हो रही होंगी, है ना? तो ये भी वार्निंग है। अगर हमारे पास बफर में 10,000 पड़ी ही होनी चाहिए पर 5,000 हो चुके, तो ये भी वार्निंग है कि स्टॉक कम है, आगे सेल कैसे होंगी? तो ये होने क्या है? हमारे वार्निंग लेवल्स हैं। above और below the which inventory should not be allowed to rise and fall। ठीक है, एक मतलब एक लेवल है मैक्सिमम का भी और मिनिमम का भी। अगर मिनिमम में इससे कम हो जाए या मैक्सिमम में इससे ज्यादा हो जाए तो दोनों ही हमारे लिए क्या है? वार्निंग लेवल्स हैं। इन प्रैक्टिस द मैक्सिमम इज लेवल इज फिक्स्ड बाय डेट। देखो मैक्सिमम लेवल को जो बनाते हैं ना, ये फिक्स करते हैं, वो किस अकॉर्डिंग बनाते हैं? देखते हैं कि कंजम्पशन का रेट क्या है, ठीक है, किस लेवल पे मतलब किस स्पीड पे जा रहा है। टाइम नीडेड टू ऑब्टेन द न्यू सप्लाईज, कितना टाइम लगता है नई सप्लाई को आने में। फाइनेंशियल कंसिडरेशन ड्यू टू द हाई इन्वेंटरीज टाइम अप कैपिटल। अब देखो स्टॉक इकट्ठा करेंगे तो पैसा भी तो जाएगा, तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल को भी मतलब पैसे को भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास कैश कितना अवेलेबल रहता है। स्टोरेज स्पेस कितनी है हमारे पास। एक्सटेंड टू विच द प्राइस फ्लक्चुएशंस कहती है, अगर हमें पता है कि आने वाले टाइम में प्राइस कम होने वाला है तो हम स्टॉक इकट्ठा नहीं करेंगे, ठीक है ना? अगर हमें पता है कि प्राइस बढ़ने वाला है तो हम स्टॉक इकट्ठा करेंगे। Risk of the changing specifications, possibility of the loss by the evaporation, deterioration, etc. Seasonal consideration as to both price and availability. ठीक है, एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये हम सारी चीजें कंसिडरेशन में रखते हैं किस चीज के लिए? मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल्स के लिए। अगर पेपर में एमसीक्यू बनेगा तो डायरेक्ट ही बनेगा कि किस चीज को हम कंसिडरेशन में रखते हैं, मैक्सिमम को चेक करें। और मिनिमम के लिए देखो क्या चीजें देखेंगे हम? रेट ऑफ कंजम्पशन, टाइम नीडेड एंड कॉस्ट एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्टॉक आउट। कि अगर स्टॉक आउट हो गया तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। A simplified method of determining these control level is by the reference to the reorder level, reorder quantity and estimates of the possible lead times and usage rates। अब ना इसके दो फॉर्मूलेज हैं। देखो इसका ना कोई हमारे पास एमसीक्यू गिवन नहीं है, इसके पास फॉर्मूला ही है दो कि अगर मिनिमम लेवल को कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। अब रीऑर्डर लेवल तो आपको पता है ना क्या होता है, पीछे किया था ना हमने। रीऑर्डर लेवल हमें पता है, माइनस क्या करना है? एवरेज यूसेज। एवरेज यूसेज कैसे निकलती है? डिवाइड बाय 2 करके, मल्टीप्लाई बाय द एवरेज लीड टाइम। लीड टाइम आपको गिवन होता है, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज लीड टाइम आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए? मिनिमम लेवल को। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। और अगर मैक्सिमम लेवल निकालना हो तो रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। क्लियर है पॉइंट? ये दो सिर्फ फॉर्मूलेज हैं, इनको एक बार याद जरूर करना है। ईओ क्यू हो गया हमारा, ईबी क्यू हुआ, एक हुआ मिनिमम लेवल, एक मैक्सिमम लेवल। ये 4 फॉर्मूलाज हुए अभी तक हमारे। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट, मतलब सब में से न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। इफ एट एनी टाइम कहते हैं जब किसी भी वक्त पे जो इन्वेंट्रीज है मिनिमम लेवल से नीचे हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि हमारा क्या आ गया? फार्निंग। दैट यूसेज और लीड टाइम और अबव द एवरेज, thus the storekeeper will need to keep an eye on the inventory levels and be prepared to place an emergency order if inventories get too low। if the inventories rise above, कहते हैं अगर मैक्सिमम से ज्यादा हो जाए then usage और lead time have actually been lower than the expected minimum। if it is a usage this may indicate a general decline in the demand for the inventory and order quantity। मतलब अगर देखो, अगर हम मान रहे हैं कि जो हमारी इन्वेंट्री लेवल वो मैक्सिमम पर पहुंच चुकी है, उससे भी ज्यादा हो गई है, तो इसका मीनिंग क्या है? कि डिमांड कम हो चुकी है मार्केट में, तभी हमारा स्टॉक सेल नहीं हो रहा, तभी स्टॉक इकट्ठा हुआ पड़ा है, ठीक है। शुड बी रिव्यू, तो हमें सब कुछ देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। एंड पॉसिबली द रीऑर्डर लेवल शुड बी रिव्यूड टू अवॉइड द होल्डिंग एक्सेस। और हमें अपना रीऑर्डर लेवल भी दोबारा से चेक करना चाहिए ताकि हमारे पास ज्यादा इन्वेंट्री इकट्ठी ना हो, क्योंकि उससे हमारी होल्डिंग कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। क्लियर है पॉइंट सबको? मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट यहीं पर फिनिश हो गया बस, ठीक है। इसके बस ये दो फॉर्मूलाज हैं, इनको रिवाइज करते हैं। चलो अब देखो, कहते हैं कंट्रोल प्रोसीजर्स। अब कहते हैं किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं टू मिनिमाइज द डिस्क्रिपेंसीज एंड लॉसेस, ताकि हमें ना तो लॉस हो ना ही कोई डिस्क्रिपेंसी क्रिएट हो। तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी एंड द लेबर कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग एंड रिकॉर्डिंग और कंट्रोलिंग देम इज कंसीडरेबल इन मैनी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज फॉर दिस रीजन दैट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द कंट्रोल प्रोसीजर्स। कहते हैं अब इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई कंट्रोल के प्रोसीजर्स होने ही चाहिए, ताकि जब हम ऑर्डर प्लेस करें तो हमें लॉसेस जो है वो बहुत कम हो। देखो सबसे पहले स्टॉक टेकिंग। अब स्टॉक टेकिंग का मतलब क्या होता है? चेक करना।
चेकिंग कैसे करना? टू चेक द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इन्वेंटरी हेल्ड ऑन अ सर्टेन डेट एंड चेकिंग दिस बैलेंस अगेंस्ट द बैलेंसेस ऑन द स्टोर लेजर। देखो एक तो बुक होती है आपके पास स्टॉक लेजर वाली, जिस पे सारी इन्वेंटरी की डिटेल्स लिखी होती है, कितनी आई है, कितनी जा रही है, अब कितनी पड़ी है, ठीक है। दूसरा आपके पास फिजिकल स्टॉक भी तो पड़ा है, तो अपनी बुक के साथ उसको चेक करो, वेरीफाई करो कि सही भी है गलत है। कई बार लिखने में गलती हो सकती है, पर फिजिकल क्वांटिटी कम और ज्यादा भी हो सकती है, तो उसको वेरिफिकेशन करनी। कहते हैं स्टॉक टेकिंग मतलब स्टॉकिंग का मतलब समझ आ गया ना, फिजिकली चेकिंग करना। स्टॉक टेकिंग कैन बी कैरिड आउट ऑन द पीरियोडिक बेसिस, और एक पीरियोडिक का मीनिंग है कि हम मान लेके हम 10 दिन के बाद चेक करते हैं, कॉन्टिन्यू मतलब जब हमारा मन किया बीच बीच में हम चेक करते हैं। अब पीरियोडिक का मतलब है चेकिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ द एवरी आइटम ऑफ इन्वेंटरी ऑन द सेम डेट। मैं कहती हूँ कि मैं हर 10th डे ऑफ एवरी मंथ जो है अपना स्टॉक जो है स्टॉक टेकिंग करती हूँ, तो वो क्या होगी? पीरियोडिक। सेम डेट पे कर रहे हैं, ठीक है, 10 तारीख को की, फिर 20 को करेंगे, फिर 30 को करेंगे, या हर मंथ में एक बार करते हैं, हर 10 तारीख को करते हैं, तो वो कौन सी है हमारी? पीरियोडिक। अब कॉन्टिन्यूस में क्या है? इन्वॉल्व द काउंटिंग एंड वैल्यूइंग द सिलेक्टेड आइटम्स ऑफ इन्वेंटरी ऑन द रोटेटिंग। रोटेटिंग का मतलब समझ के बीच बीच में कभी भी, है ना। स्पेशलिस्ट टीम काउंट एंड चेक certain items of inventory on each day. Each time हम इस check at least once कहते हैं, हर आइटम को कम से कम साल में एक बार तो चेक किया ही जाता है, ठीक है। फिर वैल्यूएबल आइटम्स भी चेक द मोर फ्रीक्वेंटली। अब जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से चेक किया जाता है, या ज्यादा जल्दी जल्दी चेक किया जाता है। कहते हैं अगर कोई डिफरेंस हो या कोई डिस्क्रिपेंसी हो जो बुक में हो वैल्यू और जो फिजिकल हो, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, ठीक है। In theory, many differences as recorded in the store ledger or on the bin card must have arisen through the faulty recording. Once the discrepancy has been identified, कहते हैं एक बार आपको डिस्क्रिपेंसी मतलब जो भी डिफरेंस है वो आपको पता चल गया, तो स्टोर लेजर कार्ड इज एडजस्टेड इन द ऑर्डर दैट इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रू फिजिकल इन्वेंटरी काउंट। तो क्या करना पड़ेगा आपको? जो स्टोर लेजर का कार्ड है उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो क्योंकि वो गलत है, फिजिकल इन्वेंटरी वाला सही है, तो उसको एडजस्ट करके हमने किसके अकॉर्डिंग सेट करना है? फिजिकल इन्वेंटरी के अकॉर्डिंग। Any items which are identified as being slow moving or obsolete, कहते हैं हमें अगर स्टॉक ऐसा दिख रहा है कि जो सालों से पड़ा है, बिक ही नहीं रहा, ठीक है, मतलब या तो वो ऑब्सोलीट है या वो स्लो मूविंग है, शुड बी ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट एज सून एज पॉसिबल। तो मैनेजमेंट को उसके बारे में हमें बताना चाहिए कि हाँ जी ये वाला हमें मंगाने का कोई फायदा नहीं, ये सेल ही नहीं होता। मैनेजमेंट डिसाइड करेगी whether these items should be disposed of and written off to the statement of P&L, ठीक है। तो मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगी कि जो ये आइटम्स है उनको हमें डिस्पोज ऑफ करना चाहिए या राइट ऑफ करना चाहिए P&L में, ठीक है। हम P&L की डेबिट साइड पे डाल देते हैं ना लॉस, या फिर कोई भी ऐसे स्टॉक खराब हो गया तो हम उसके में डाल देते हैं। स्लो मूविंग आइटम्स आर दोस इन्वेंटरी व्हिच टेक अ लॉन्ग टाइम टू बी यूज्ड अप। स्लो मूविंग वही होती है ना जिनको बहुत टाइम लगता है सेल होने में या यूज होने में। ऑब्सोलीट आइटम्स आर दोस आइटम्स ऑफ इन्वेंटरी व्हिच हैव बिकम आउट ऑफ डेट एंड आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जो आउट ऑफ डेट हो चुकी है उनकी हमें जरूरत नहीं है। एग्जांपल्स देखो इसकी क्या है। अब इश्यूज देखो कौन कौन से हैं। ऑर्डरिंग द गुड्स एट इन्फ्लेटेड प्राइस। इन्फ्लेटेड प्राइस का मतलब है हमने ज्यादा प्राइस के ऊपर गुड्स जो है ऑर्डर किए थे, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कहते हैं हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट का यूज करना चाहिए था परचेज करने के लिए। कोटेशंस देखनी चाहिए स्पेशल आइटम्स के लिए, ठीक है ना। कि एक कोटेशंस का मीनिंग क्या होता है? अलग अलग जगह से वैल्यूज इकट्ठी करना, अलग अलग सप्लायर से उनके प्राइस देखना कि इसके प्राइस कितना है, उसका कितना है, जिसका कम हो वहां से परचेज करना। फिक्टिशियस परचेसेस अगर हो तो सेपरेशन ऑफ ऑर्डरिंग एंड परचेजिंग, तो जो आपने ऑर्डर किया और जो आपने परचेज किया उसको क्या करो? अलग अलग रखो। फिजिकल कंट्रोल्स ओवर द मटेरियल रिसीव्ड यूसेज एंड इन्वेंटरी, मतलब खुद का कंट्रोल रखो कि हाँ जी खुद चेक करो कि जो मटेरियल आया वो ठीक है, जो आपने कंज्यूम करा, जो इन्वेंटरी आपके पास पड़ी है वो सब कुछ है, या फिर कोई रॉन्गली तो नहीं लिख रहा सारा कुछ, सिर्फ मतलब कागजों में ही हो, एक्चुअल में कुछ हो ही ना रहो। तो शॉर्टेज ऑन द सीट्स कि अगर आपने जो रिसीव किया होगा उसमें शॉर्टेज हो रही है, तो चेकिंग ऑल द गुड्स इनवर्ड एट द डेट और डिलीवरी सिग्नेचर्स, क्योंकि आपने साइन तो किए होंगे जब आपके पास सामान डिलीवर हुआ होगा। तो ये चीज लॉसेस फ्रॉम द इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री में लॉसेस हो तो आप उसको कैसे करोगे? रेगुलर स्टॉकिंग टेकिंग करके और फिजिकल सिक्योरिटी प्रोसीजर से। राइटिंग ऑफ द ऑब्सोलीट और डैमेज इन्वेंट्री व्हिच इज गुड। कंट्रोल ऑफ द रिस्पांसिबल ऑफिशियल ओवर ऑल द राइट ऑफ्स and losses after the issue to production, records of all the issue standard usage analysis। तो ये सारी चीजें आप कंट्रोल मेजर्स हैं। देखो ये सारे इश्यूज हैं, मतलब क्या क्या चीजें हो सकती है, उसको कैसे कंट्रोल करना है आपको मेजर्स बताए। क्लियर है पॉइंट? चलो नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेंटरी लॉसेस एंड वेस्ट। Inventory losses may be quantified by comparing the physical quantity on the item held with the balance quantity recorded on the bin card। ये हमने पहले ही पढ़ लिया पॉइंट। कहते हैं दो तरह के लॉस होते हैं, एक तो जो चोरी की वजह से हो, फिलफेज की वजह से हो, डैमेज की वजह से, सिमिलर मींस एंड दोस व्हिच occurs because of breaking of the bulk receipts into the smaller quantities। वो क्या करते हैं? बल्क रिसीट्स का मतलब क्या होता है? मान लो 20,000 की परचेज है, उसको ना छोटी छोटी हिस्सों में बांट देते हैं और इससे चोरी करते हैं। जो वहां पे स्टोर कीपर बैठा होता है ना, वो सारे मिली भगत करते हैं इसमें चोरी करने के लिए। इससे क्या होता है? इन्वेंट्री को चुरा लेते हैं।
ठीक है, और बाहर सेल आउट कर देते हैं इस तरह से। इफ द सेकंड ऑफ दिस व्हिच आर मोर कॉमनली रेफर टू एज वेस्ट, यानी इट इज द सेकंड ऑफ दिस, जो सेकंड वाला है उसको हम सबसे ज्यादा वेस्ट में मानते हैं। इन्वेंटरी लॉसेस मस्ट बी रिटन ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स एज सून एज दे अकर, कहते हैं इन्वेंटरी लॉसेस को आपने कहां से मतलब प्रॉफिट्स के मतलब पी एंड एल की डेबिट साइड पे आपने डाल दिया जब भी हो जाए। इफ द वैल्यू टू बी रिटन ऑफ इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, ज्यादा बड़ी वैल्यू है, देन एन इन्वेस्टिगेशन शुड बी मेड। तो देखो थोड़ी बहुत वैल्यू तो वो चल जाती है, पर अगर बहुत बड़ी अमाउंट की वैल्यू तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। When the waste occurs as a result of breaking up bulk receipts, कहते हैं जब आपकी वेस्ट जो हो बल्क रिसीट्स की ब्रेकिंग अप की वजह से हो, it is reasonable to expect that extent of such wastage could be estimated in advance based upon the past records। तो ये रीजनेबल है कि ये एक्सपेक्ट करना कि जो एक्सटेंट है उस वेस्टेज की उसको हमने एस्टिमेट करना है इन एडवांस, ठीक है। either of the two accounting treatments could be then be used। issues continue to be made and priced without any adjustment, the difference at the end of the period is written off। कहते जो इश्यूज आप कंटिन्यूअसली कर रहे हो या प्राइसिंग कर रहे हो किसी भी एडजस्टमेंट से पहले, या डिफरेंस जो भी एंड ऑफ द पीरियड उसको अपने राइट ऑफ करना है। नेक्स्ट अल्टरनेटिवली आप क्या करोगे, इश्यू प्राइस को इंक्रीज करोगे ताकि आप कंपनसेट कर दो जो भी आपकी वेस्टेज है, ठीक है। इश्यू प्राइस को इन्वेंटरी उतने से इंक्रीज हो जाएगी ना, तो आप उसको क्या कर लोगे अपने से कंपनसेट। तो ये दो तरीके। सपोज दैट कहते सपोज करो आपका 100 मीटर का जो कॉपर था आपने परचेज किया था 99 का, तो एस्टिमेटेड लॉस हमने उसको कटिंग किया जब शॉर्टर लेंथ में तो कितना था 1% था। The issue price could be based on the expected issues of the 99 meters, that is। अब देखो कपड़ा खरीदने जाते हो ना, कोई 2 मीटर लेता है कोई 3 मीटर लेता है, तो एंड में कट पीस से बच जाते हैं ना, वो इन्वेंट्री वेस्टेज ही होती है ना एक तरह की। तो कहते हैं the issue price could be based on the expected issue that is 1 rupees per meter rather than the price in the copper end। तो देखो इशू प्राइस कितना हो जाएगा 99 अपॉन 100, तो कितना आ गया 0.99। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ गया हमारे मेथड्स। देखो 3 मेथड्स हैं हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को कैलकुलेशन करने के। एक तो होता है फिफो मेथड, एक होता है लिफो मेथड, और एक है एवरेज कॉस्ट मेथड। 3 मेथड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तीनों तरह से हमें कैलकुलेशंस करने सीखना। अब देखो perpetual inventory सबसे पहले it is a recording as the occur of receipts, issues and resulting balance of individual items on inventory in either quantity or quantity and value। inventory records are updated using perpetual का meaning क्या होता है continuous basis पे, ठीक है। inventory records are updated using the store ledger card and bill card। bill card also show a record of receipts, issue and balances। as with the store ledger, bill card will show material received and issued। a typical store ledger card तो किस तरह से दिखता है हमारा store ledger का कार्ड, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे रिसीट्स लिखी होती है, यहाँ पे इश्यूज और यहाँ पे ऑर्डर, ठीक है जी। अब जो हमने पढ़ना है देखो आपके लिए जो जरूरी है वो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों की जाती है। एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन दिखानी होती है। कॉस्टिंग टू कैलकुलेट हाउ मच टू चार्ज फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री कंज्यूम्ड, कि जितनी इन्वेंट्री कंज्यूम हुई है उसके अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट के ऊपर कितना चार्ज लग रहा है। To charge units of inventory with an appropriate value, the business will consistently use an appropriate basis। तो कौन-कौन से मेथड यूज किए जाते हैं देखो, एक तो है FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO है लास्ट इन फर्स्ट आउट। AVCO या WACO कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मीनिंग क्या है कि जो इन्वेंट्री पहले आएगी वही पहले जाएगी। फर्स्ट इन जो पहले एंटर हुई है वही पहले बाहर जाएगी। मतलब जब हमने परचेज की, परचेज के टाइम पे जिसको पहले परचेज किया था ना सेल के टाइम में, पहले उस स्टॉक को खत्म करेंगे, दूसरा बाद में यूज करेंगे जो नया स्टॉक आया। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मीनिंग है कहते जो रिसेंट आया है ना उसको पहले निकाल दो। लास्ट इन जो लास्टली मतलब कि अभी अभी रिसेंटली अंदर एंटर हुआ उसको पहले सेल कर दो, ठीक है। एवरेज में क्या करेंगे, हम जो प्राइस लेते हैं वो एवरेज बेसिस पे लेते हैं, ठीक है। अब ना एक एग्जांपल देखो, ये एम लिमिटेड हैज फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक। ये आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन है 10, और देखो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आना नहीं है वहां पे, मतलब प्रैक्टिकल तो आना है पर आपने मतलब ड्रॉ तो करना नहीं है कुछ, आपने सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। पर बीकॉम में भी ये पार्ट है फिफो लिफो का। रिसीट्स है इतनी, इश्यूज है इतने, रिसीट्स है इतनी, इश्यूज है इतनी। पर यूनिट प्राइसेस आर राउंडेड टू 2 डेसिमल एंड टोटल फिगर्स आर नियर टू द होल नंबर। अब देखो ना इन्होंने सारे मेथड से करके दिखाया होगा। FIFO में देखो assuming that materials are issued out of inventory in the order in which they are delivered, है ना, जिस ऑर्डर में आई थी उसी ऑर्डर में बाहर जा रही है। appropriate for many businesses जैसे कि retailers selling the fresh goods, है ना, तो यही होता है ना कि जो पहले आई है तो उसको पहले सेल कर देंगे तो हमारे पास स्टॉक जो है वो पेरिशेबल अगर होगा तो वो इकट्ठा नहीं होगा, खराब नहीं होगा स्टॉक। अब देखो इसकी वैल्यूएशन कैसे होती है, पहले मैं क्वेश्चन ही दिखाती हूँ आपको। ये क्वेश्चन है ना आपके पास,
इसका ना जो परफॉर्मा है वो कैसे बनाएंगे हम, देखो पहले रिसीट्स लिखेंगे, ठंडा, चलो पहले डेट आती है, फिर आती है हमारे पास रिसीट्स, ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास इश्यूज, फिर आता है हमारे पास बैलेंस, ठीक है। आपको क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले ना ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, ये गिवन है ओपनिंग बैलेंस, 1 मार्च को है, क्वांटिटी कितनी है 10, कॉस्ट कितनी है हमारे पास 2, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लिख दो बस, 1 मार्च को ओपनिंग बैलेंस है, सीधा यहाँ पे ना हर में 3-3 कॉलम बनाने हैं, लिखना क्या है, क्वांटिटी, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, ठीक है, क्वांटिटी, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, सब में यही लिखना है। अब हमारे पास था 10 यूनिट्स की इन्वेंट्री है, कॉस्ट कितनी है उसकी 2, तो यहाँ पे बैलेंस में ही लिखेंगे उसको, तो 10 एट द रेट ऑफ 2, तो कितने की होगी टोटल कॉस्ट 20 की। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है, रिसीट्स, 2 मार्च को 70 एट द रेट ऑफ 2.20, 70 करो, 70 को 2.20 से मल्टीप्लाई, 1540, ठीक है जी, 154 आ गया। अब देखो 10 की क्वांटिटी तो पहले से ही पड़ी है ना, इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस कितनी आ गई है 70, यहाँ पे 70 को भी एज इट इज लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमारे पास है कितनी इश्यूज है, 3 मार्च को कितनी इशू हो रही है हमारे पास 40, देखो इसका कोई प्राइस नहीं ना गिवन, क्यों नहीं गिवन, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से कर रहे हैं, तो पहले जिस जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, कितनी देनी है 40 देनी है, तो देखो एक तो यहाँ से 10 जाएगी, कितने पे 2 रुपए पे 20, 70 में से कितनी निकाल लेंगे 30, तभी ये 40 हो जाएगी ना क्वांटिटी टोटल, हमें टोटल क्वांटिटी कितनी इशू करनी है 40, तो 10 तो ये पड़ी है, 30 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, तो पहले ये 10 वाली है ना, पहले ये वाली जाएगी, 70 से हमें कितनी निकाल लेंगे सिर्फ 30, और इसका रेट क्या है, नहीं 30 + 10 तभी 40 होगा ना, ठीक है ना, 30 ही निकालेंगे ना, तो कितने की है ये 2.2 की, तो ये कितने की होगी 66 की, ठीक है। अब देखो ये 10 वाली तो खत्म ही हो गई, 70 में से भी 30 चलेगा, कितना रह गया 40 एट द रेट ऑफ 2.2, तो कितनी रह गई हमारे पास 88, क्लियर है यहाँ तक, कोमल क्लियर है आपको, चलो नेक्स्ट हमारे पास है रिसीट्स, 4 मार्च को है 50 एट द रेट ऑफ 2.50 है ना, कितना रेट था 2.30, ये हमारे पास आ गया कितना 150, ठीक है जी। अब हमारे पास यहाँ पे स्टॉक पड़ा है 40 वाला, और साथ में ये वाला ऐड हो गया 50, समझ में आ रहा है ना, Yes. चलो उसके बाद इशू है 5 मार्च को कितनी यूनिट्स 70, 40 वाला हाँ 40 वाला तो सारे खत्म हो जाएगा, यहाँ से कितना उठाएंगे हम 30, कितने रेट पे जाएगा, ठीक है जी, तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास 20 एट द रेट ऑफ 2.3, तो कितना आ गया 46, क्लियर है। अब पेपर में देखो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि बताओ क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस जो है वो कितना है, ठीक है, ये वाली अमाउंट पूछ सकते हैं आपको,
ये बताओ टोटल कॉस्ट कितनी बची है क्लोजिंग स्टॉक की, टोटल इश्यूज की क्या कॉस्ट है ये भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, रिसीट्स की तो गिवन ही होती है क्योंकि इशू की प्राइस नहीं ना गिवन होती, ना ही हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू होती है, तो ये दोनों चीजें आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो जिस तरह से भी क्वेश्चन में पूछेंगे उस तरह से आपने आंसर करना। क्लियर है? अब देखो ये तो था फिफो। फीचर्स देखो इसके क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है देखो। रिफ्लेक्ट द मोस्ट लाइकली फिजिकल फ्लो, बिल्कुल जो चल रहा होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें शो करता है। इजीली अंडरस्टूड है। इन्वेंट्री वैल्यूज एट अप टू डेट प्राइसेस, एक्सेप्टेबल टू एचएम रेवेन्यू एंड कस्टम्स एंड आईएएस टू। ठीक है, मतलब ये सारे इसको क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, इश्यूज में बी एट द आउट ऑफ डेट प्राइसेस। ठीक है ना, जो प्राइसेस कितने टाइम पहले की थी अब उसके अकॉर्डिंग इशू कर रहे हो तो गलत है। In times of the rising prices, reported profits are high. High closing inventory valuations. अब देखो इसमें जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल, मेन जो क्वेश्चन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। क्यों? देखो क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है ना फिफो के अकॉर्डिंग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर कम प्राइस पे आया होगा तो कम पे निकल जाएगा। जो लास्ट वाले प्राइस होते हैं वो हाई होते हैं, जो नए नए प्राइसेस आएंगे, तो क्या जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बचेगी ना वो हाई प्राइस पे बचेगी। पॉइंट क्लियर हुआ? हम इससे जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करेंगे, इन द टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस रिपोर्टेड प्रॉफिट्स आर हाई, हाई क्लोजिंग इन्वेंटरी वैल्यूएशंस। कॉस्ट कंपैरिजंस बिटवीन द जॉब्स आर डिफिकल्ट, क्योंकि देखो अभी फिफो मेथड के अकॉर्डिंग है, कोई किसके अकॉर्डिंग करेगा, तो हमारे पास जो कॉस्ट का कंपैरिजन है वो भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्लियर है सबको? देखो नेक्स्ट है हमारे पास लिफो मेथड। assumes that the materials are issued out of inventory in the reverse order in which they are delivered, मतलब last in और first out। an uncommon method which is only appropriate, देखो हर कोई नहीं यूज करता लिफो को, बहुत कम, मतलब नॉर्मली बिजनेसमैन फिफो को ही अप्लाई करते हैं, लिफो को हर कोई यूज नहीं करता। तो देखो कहते जैसे कि कोल मर्चेंट है हु स्टोर्स द कोल इन्वेंटरी इन द लार्ज बिन, तो वो इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखो लिफो इन्वेंटरी की वैल्यूएशन देखो, अब ये भी उसी क्वेश्चन को इन्होंने ना लिफो से सॉल्व किया है हमारे पास। ये वाला क्वेश्चन है ना, अगर हम इसी को लिफो से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। देखो फॉर्मेट तो वही सेम बनेगा। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे, डेट, फिर लिखेंगे रसीट्स, फिर लिखेंगे इशू और फिर लिखेंगे बैलेंस। समझ में आ रहा है ना? साथ के साथ समझ के साथ के साथ इसके न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करके देख लेना, फिर भूलता नहीं कभी। ठीक है, अब इसमें भी यहाँ पे हमारे पास क्या आता होता है, क्वांटिटी, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। ठीक है, क्वांटिटी, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, क्वांटिटी, कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। देखो जैसे हमारे पास ना ये है, इसकी ओपनिंग बैलेंस कितना है 10 2 का, ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है जी, उसके बाद 2 मार्च की एंट्री थी, रिसीट में 70 यूनिट्स 2.20 पे, 154। ठीक है, यहाँ पे तो सेम वही स्टेप, 10 2 का और 70 का कितना आ गया 2.2 154। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बताओ मुझे, क्या एक बार बोलो। 3 मार्च को है, कितना इशू हुआ 40। अब देखो ये कंसेप्ट किसका है, लास्ट इन फर्स्ट आउट का, तो ये कहां से जाएगा 70 में से, तो 70 में से 40 चले गए, किस रेट पे जाएंगे 2.12 के, तो यहाँ पे कितना रह गया 88, तो ये 10 वाला ऐसे का ऐसा रह जाएगा। ठीक है, 70 में से 40 निकाल दी, कितने रह गए हमारे पास 30। समझ में आ गया फर्क कहाँ पे था। उसके नेक्स्ट एंट्री बताओ कोमल। कौन सी डेट की है
कितने की रिसीट हुई है? 50. किस रेट पे? 2.3. कितना आ रहा था ये हमारा? 9.5. 115. ठीक है, यहाँ तो पे तो ऐड ही होना है 10 2 के ऊपर, देखो यहाँ पे, और 30 था हमारा 2.2 के ऊपर, 66 और 50 था ये वाला 2.2 के ऊपर 115. क्लियर है यहाँ तक? उसके नेक्स्ट एंट्री बताओ कमल। 5th March. 5 मार्च को इशू हुआ, कितना इशू हुआ है? 7. हाँ बिल्कुल, और 20 उसमें से लेंगे. बिल्कुल ठीक है। अब 5 मार्च को हमारा कितना गया? 70. तो 50 गया यहाँ से 3 से, ठीक है, ऊपर से ये 30 है ना हमारे पास, 30 में से कितना चला गया? 20. तो यहाँ पे कितना आ गया? तो यहाँ पे कितना रह गया? 10 रहा 2 के ऊपर 20 और 10 रहा 44 ना, 22 है ना। देखो अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू टोटल कितनी बच गई हमारे पास? 20. किस रेट के ऊपर बच गया? 44 ना, 20 प्लस 22 44 हुआ ना। ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आई थी FIFO के अकॉर्डिंग वो कितनी आई थी? देखो 46. वैल्यू ज्यादा आई थी ना हमारे पास। FIFO में हमेशा क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? ज्यादा आएगी LIFO के अकॉर्डिंग। सब कंसेप्ट समझ में आ गया कि सॉल्व कैसे करना है? चलो अच्छी बात। चलो अब LIFO का देखो पढ़ते हैं। इशूड प्राइस आर अप टू डेट, लास्ट इन प्राइस है तो उसके अकॉर्डिंग अप टू डेट रहते हैं। इन द टाइम को कहते हैं जब प्राइसेस क्या होते हैं? हाई होते हैं। रिपोर्टेड प्रॉफिट्स आर रिड्यूस्ड एज इन एग्जांपल वेयर क्लोजिंग इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट द लोअर कॉस्ट। ठीक है, डिसएडवांटेज इज नो यूजुअली एक्सेप्टेबल टू द एचएम रेवेन्यू एंड कस्टम्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ये ज्यादातर एक्सेप्ट नहीं करते, वो एक्सेप्ट करते थे FIFO। ठीक है, इन्वेंटरी वैल्यूज ने बिकम वेरी आउट ऑफ डेट एंड कॉस्ट कंपेयर। अब देखो जो इन्वेंट्री जो पड़ी होगी, देखो लास्ट वाली तो हम पहले निकालने जा रही है, जो ऑलरेडी पड़ी है उसको तो कोई उठाएगा ही नहीं फिर, तो वो क्या हो रही है? आउट ऑफ डेट हो रही है। कॉस्ट कंपैरिजन डिफिकल्ट होते हैं। क्लियर है? ये था LIFO। अब लास्ट मेथड है हमारे पास, ये है एवरेज कॉस्ट। ऑल इश्यूज एंड इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट द एवरेज प्राइस। अब एवरेज प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है हर रिसीट के पास, जैसे ही नई रिसीट आती है तो नई एवरेज प्राइस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, क्यूमुलेटेड वेटेड एवरेज प्राइस, टोटल कॉस्ट बिफोर द इशूड अपॉन टोटल नंबर ऑफ द यूनिट्स बिफोर द इश्यूज। मैं बताऊं कि कैसे होती है। कुड बी एप्रोप्रिएट फॉर द बिजनेस सच एज ऑयल मर्चेंट वेयर डिलीवरीज आर फुली मिक्स्ड इन विद द एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी। देखो जहां पे ना मिक्स एंड मैच होता है, मतलब कि आज की इन्वेंटरी है पीछे वाली बड़ी है, मतलब जैसे, तो क्या करते हैं वो वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं कि इस रेट पर बेचो, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। चलो ये लास्ट ही है बस मेथड। देखो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जो यही वाला है ना, इसी को हम ये वाले मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सेम परफॉर्मा तो वही है, डेट, receipts, issues, बैलेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में इसका, अगर आएगा मतलब ऐसे निकालना होगा, सिंपल है ना निकालना। क्वांटिटी, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। चलो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस तो वही है ना, 10 एट द रेट ऑफ 2। कितना आ गया? 20। चलो नेक्स्ट बोलो कॉमन, नेक्स्ट एंट्री। हाँ जी बोलो। 70. पक्का 70 है? हाँ जी। हैं? अच्छा 154 है। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना जब एवरेज की बात आएगी तो ये वाली कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अब हमें टोटल तो पता है 10 प्लस 70 कितना होता है? 80। 154 प्लस 20 कितना है?
इसको डिवाइड कर लो 80 के साथ। 174 डिवाइडेड बाय 80 कितना आ रहा है? 2.175। ठीक है जी। तो ये नियर अबाउट हमने 2 डेसिमल प्लेसेस लेने, तो कितना लेंगे? 2.18। 2.175 आ रहा है ना, तो 2.18 ले सकते हैं ना इसको। तो ये कितना आ जाएगा? 2। ये स्टेप समझ में आ गया? एवरेज कॉस्ट में क्या करना है? क्वांटिटी को भी टोटल कर लो और कॉस्ट को भी टोटल कर लो, डिवाइड कर दो, जो रेट आएगा उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू ले लो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बोलो कोमल। डेट कितना इशू किया? अब जब हम इशू करेंगे तो 40 को किस रेट पे करेंगे? 2.18 के ऊपर। तो 40 इंटू 2.18 ये आ रहा है हमारे पास 87.2। अब 80 में से 40 चले गए, 40 174 में से ही माइनस कर दो, 86.8। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ जी मुस्कान जी, नेक्स्ट बोलो जी। 4th March हाँ जी। received 50 रेट। 50.3 ठीक है। अब ये 40 प्लस 50 कितना हो गया? 9 ये हमारे पास था 86.8 प्लस कितना लेंगे? 115 201.8 डिवाइड बाय 90, तो रेट बन रहा है हमारे पास 2.24। ये रेट वाली समझ में आ रही है ना? क्योंकि हमें इशू प्राइस इशू करने के लिए ये रेट निकालना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम इशू करेंगे तो ये वाले रेट पर करेंगे। चलो नेक्स्ट एंट्री बोलो कोमल। 5th March issue 70 हाँ 70 इशू किया, कितने रेट पर जाएगा? 2.24 के ऊपर। 70 इंटू 2.24, तो वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 156.8। तो कितनी बच गई देखो? 20 यूनिट्स, हर में 20 बची है ना हमारे पास। 20 इंटू 2.24 माइनस करके भी निकाल सकते हो, हमारे पास कितनी बच रही है देखो? 44.8। तो सबसे ज्यादा कम वैल्यू हमारे पास किस में आई है? लिफो में। फिफो में सबसे ज्यादा, एवरेज में एवरेज वाला कंसेप्ट है। क्लियर है सबको? तीनों मेथड कंप्लीट हो गए हमारे। देखो इसके फीचर्स क्या है? एक्सेप्टेबल है, लॉजिकल है क्योंकि यूनिट्स की सबकी सेम वैल्यू रहेगी। डिसएडवांटेजेस, इशू प्राइस एंड इन्वेंटरी वैल्यूज में नॉट बी एन एक्चुअल परचेज प्राइस, बिल्कुल, क्योंकि हम एवरेज निकाल के कर रहे हैं, एक्चुअल पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है। इन्वेंटरी वैल्यूज एंड इशू प्राइस में बोथ लैग बिहाइंड द करंट वैल्यू, मतलब पीछे रह सकती है ना करंट वैल्यू से, तो ये चीज। अब ये ना क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये कैलकुलेट करना है इसमें सब में। ठीक है, कर सकते हो ना आप? तो आपको इसकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग भी देखो गिवन है इसमें, मतलब आप। ठीक है, ये लास्ट कंसेप्ट है, ये करा दूं? एक ही भेजा बस, खत्म हो जाएगा चैप्टर ना। चलो, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरी, द मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट। मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट में क्या है? मटेरियल्स हेडिंग द स्टोर्स आर एन एसेट एंड रिकॉर्डेड इन द इन्वेंटरी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंस, है ना? हम अपनी बैलेंस शीट में इन्वेंटरी को करंट एसेट में दिखाते हैं, स्टॉक में अंदर। इन काउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू मटेरियल आर रिकॉर्डेड इन द मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट। डेबिट एंट्री, देखो जब मैं इन्वेंटरी में कुछ डेबिट होता है तो मतलब इन्वेंटरी क्या हो रही है? ऐड हो रही है। अगर क्रेडिट होता है तो हम क्या मानते हैं कि इन्वेंटरी क्या हो रही है? रिटर्न। ठीक है, इसमें मतलब या तो परचेज है या क्या है? रिटर्न्स टू स्टोर्स। इसमें क्या है? इशूड हो रही है या फिर रिटर्न्स टू सप्लायर्स। क्लियर है ना पॉइंट? इस तरह से ही पॉइंट है इसका। बस मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट, देखो ये ओपनिंग बैलेंस है, टेबल्स गिवन है, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब आपने सिर्फ समझने के लिए करना है, नथिंग एल्स। ठीक है। मटेरियल रिटर्न टू सप्लाईज, प्रोडक्शन ओवरहेड का स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, क्लोजिंग बैलेंस, बस ये है। ओपनिंग बैलेंस देखो, हेल्ड इन द इन्वेंटरी एट द बिगिनिंग ऑफ द मटेरियल होता है। मटेरियल परचेज आर डेबिटेड टू द मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट, जब भी हम मटेरियल परचेज करते हैं इन्वेंटरी करते हैं ना उसकी डेबिट में। रिटर्न टू स्टोर्स, कौन अगर रिटर्न हो रहा है स्टोर्स में तो मतलब हमारी इन्वेंटरी बढ़ रही है, एंड सो डेबिटेड टू द मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन आर ट्रांसफर्ड टू द वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बाय क्रेडिटिंग द मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट। कहते हैं अगर कोई मटेरियल हम प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, देखो स्टोर से निकाल के कहाँ पे भेजेंगे? प्रोडक्शन में भेजेंगे ना, तो हमारी मटेरियल जो इन्वेंटरी है वो कम होएगी, तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। जब भी मटेरियल प्रोडक्शन वालों के पास जाता है तो स्टोर में इन्वेंटरी कम हो जाती है, तो उसको क्या किया जाता है? क्रेडिट। समझ में आ गया कॉमन?
Materials returned to suppliers cause inventory levels to fall and therefore credited out of the material inventory account. Indirect materials are not a direct cost of the manufacturer, are treated as overhead. अब पता ही है कि अगर जो indirect material लगता है वो हमारा कोई direct cost तो होते नहीं, उसको हम overhead मान के चलेंगे. They are therefore transferred to the production overhead by the way of credit. तो हम उसको transfer किस में करते हैं? Production में, तो उसको credit किया जाता है ताकि वो किस में जाके charge होंगे? Production overheads में. Any material write-offs are credited out of the material inventory account, transferred to the statement of the P&L where they are written. The balancing figure on the material inventory account is closing balance of the material. ठीक है ना, जो balance बचेगा वो हमारी closing balance होगा. ठीक है, and it is also the opening balance. ठीक है, जो closing है वो next level के लिए क्या बन जाएगा? Clear है? खत्म हो गया चैप्टर में. इसकी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एक बार देख लेना, जो प्रैक्टिकल नहीं समझ में आए ना हो तो हम कल कर लेंगे. ठीक है जी.